इवनिंग। हम लोग जीएस पेपर 1 को मेंस के हिसाब से देखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से साउंड की और वीडियो कैमरा की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सवाल देखिए क्या है, जो लोग क्लास में अभी हाल में कई लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं हमारी पढ़ाने की समझ की पद्धति क्या है। हम लोग मेंस को अभी लेकर चल रहे हैं, अगले 2 महीने तक मेंस पढ़ा रहे हैं। अब अशोक के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अशोक का व्यक्तित्व। अगर हम अशोक के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करें, और जो सवाल मैंने आपको दिया था, आपके चैट पर सवाल है, आप लोग चैट पर सवाल देख लीजिए कि अशोक को हम समझने की कोशिश करें फ्रॉम द हिस्टोरिकल सोर्सेस। आप सवाल देखिए, आपके चैट पे सवाल है। ये सवाल क्या सवाल है? पहला ही सवाल क्या है कि इलोबरेट द सोर्सेज ऑफ अशोका which expresses secularism, benevolence, culmination of present day policy of India and dominating to the world। तो आज की जो हमारी विचारधारा है, जो हमारा आज का पूरा संविधान है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अशोक की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी में क्या क्या खास बात थी। तो इस सवाल का क्लू क्या है? सी द मेजर पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहां से इनिशिएट हो रहा है? फ्रॉम वेयर दिस क्वेश्चन इज बीइंग इनिशिएटेड? सोर्सेस। सवाल समझिएगा, आपके सिलेबस, आप अगर ना सिलेबस देखिए तो हमारा जो सिलेबस है उसमें क्या है, जो हिस्ट्री के सोर्सेज हैं, उस आप अगर पिछले 5 साल के सवाल देखिए, इफ यू सी द 5 years क्वेश्चन ऑफ सिविल सर्विसेज, व्हाट यू फाइंड कि सोर्सेस से सवाल जनरेट होते हैं। जिसने देखा होगा उसको जरूर एहसास होगा। अब इसी में हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि अशोक का जो व्यक्तित्व है, वह अशोक का व्यक्तित्व ऐतिहासिक स्रोतों से कैसे प्राप्त होता है। अब खास बात क्या है, अशोक, ये सवाल पूछा क्यों जाता है? अशोक एक ऐसा शासक था सर, किसी का माइक ऑन है, वो डिस्टर्ब कर रहा अपने है बारे में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होने थे। मैं पैसा उठा तो हुना मिल जाते हैं, निकाल ले चलिए। कौन सा चॉकलेट हुना मिल जाते हैं, तो ले। प्लीज म्यूट योर माइक, सर म्यूट कर दीजिए, उसे निकाल दीजिए सर। बहुत इसीलिए हम लोग ज्यादा लोगों को क्लास में एडमिट नहीं करते, दिस इज द रीजन। अशोक एक ऐसा शासक था जिसने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अपने बारे में छोड़े हुए थे। तो अशोक के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, अगर हम उन रिकॉर्ड्स को देखें तो एक क्या है, एडिक्ट्स है। उसके दूसरे एडिक्ट्स में क्या है, रॉक एडिक्ट्स है और स्मॉल एडिक्ट्स है। तो उसके रॉक, जो उसका अशोक का जो पूरा इतिहास है, उसमें 14 रॉक एडिक्ट्स हैं। क्या है, कोई बहुत डिस्टर्ब कर रहा है सर। 14 रॉक एडिक्ट्स हैं। दूसरा क्या है बताइए? एक उसके 14 रॉक एडिक्ट्स है, दूसरा उसका क्या है, माइनर रॉक एडिक्ट्स है। 10 मिनट पहले शुरू कर चुके हैं। आपको मेरी सलाह है कि आप लोग जब क्लास करिए तो ऐसे कमरे में करिए वहां कोई दूसरा मौजूद ना हो। अगर मैं आपका क्लास ही हैंडल करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा कैसे? तो अशोक के ये 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, ये क्या है, माइनर एडिक्ट्स है। अब पहली बात आप ये समझने की कोशिश कीजिए, ये अशोक के जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं और माइनर रॉक एडिक्ट्स, क्या खास बात है इसमें? वह एक बौद्ध समर्थक के रूप में सामने आता है। यह आपके प्री में भी सवाल आता है।
जो अशोक के माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, जो छोटे समूह के शिलालेख में है, वह एक सामान्य बौद्ध ग्रुप रहता है और बौद्ध संघ के लिए घोषणाएं करता है। यहां पर अशोक एक अनुदारवादी दिखता है। Here the Ashok is appearing as a less benevolent. बहुत सिंपल बात है कि जो अशोक के जो छोटे समूह के शिलालेख में है, इसमें जो अशोक एक सम्राट के रूप में आता है, वह सामान्य बौद्ध संघ के लिए घोषणाएं करता है। ये शिलालेख क्या बताते हैं? ये बताते हैं बौद्ध धर्म की स्वीकृति और संघ से उसके संबंध। क्या बताते हैं? बौद्ध। सर प्लीज थोड़ा इंग्लिश बोलिए। बौद्ध, भैया हिंदी वाले 90% है, मैं दोनों मिक्स कर रहा हूं, डोंट वरी, मैं दोनों मिक्स कर रहा हूं। बौद्ध धर्म से उसकी स्वीकृति और संबंध। If we see the minor rock edict which Ashoka has, so what minor rock edicts of Ashoka is explaining here? The minor rock edicts of the Ashoka is explaining as a supporter of the Bauddhism, where he is coming as where he is announcing certain facts about the Bauddhism. Here we can see how Ashoka is accepting and explaining. How Ashoka is accepting and explaining the बौद्ध धर्म संघ। अब आपको अगर ये पूछा जाए सवाल में कि ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर, on the basis of historical sources, you express the affiliation of Ashoka as a supporter of the Buddhist. This is your point. If the question is rising from here कि आप ये बताइए कि अशोक कैसे बुद्ध धर्म का समर्थक दिखाई देता है, जो माइनर रॉक एडिक्ट है, यह माइनर रॉक एडिक्ट इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। और हियर अशोका इज लेस बेनिवोलेंट। Here is speaking, he's saying that कि जो लोग, यहाँ अशोका कहता है कि अपने से मतभेद रखने वालों के प्रति वो असहिष्णु है। Whosoever is having differences with Ashoka, whosoever having the differences with Ashoka, Ashoka is less benevolent. It is a one important aspect of the Ashoka on with a minor rock edict. देखिए आपको 250-150 में लिखना है, बड़ा ही पॉइंटेड आंसर करना है, तो यह एक पॉइंट आप लिखोगे ही लिखोगे। अगर अशोक के व्यक्तित्व पर कोई भी सवाल आता है, एनी क्वेश्चन जनरेटिंग ऑन द पर्सनालिटी ऑफ द अशोका, either as a supporter of the अहिंसा और धम्मा और his सहिष्णु चरित्र, you must write this 10-15 words, because it's giving very important aspect of personality of Ashoka, which is entirely different as appearing in the 14 rock edict. Clear? Good evening, sir. This side Veeda Singh here. 2 minute के लिए मैं class sir, I want to say that, sir, I want to say that here we all are enough grown-up people, and we should know how to maintain decorum of class. Everyone is know the name fact they all. It is. Yes, I don't know what to do. They always use sound like the nursery. तो मेरी पहली सलाह क्या है, आप लोग जिस कमरे में क्लास करें उसमें किसी को मत आने दें। आपके छोटे भाई बहन आ जाते हैं, आपके माता पिता आ जाते हैं, क्लास डिस्टर्ब करते हैं। मेरे को आपका क्लास, देखिए कोई ऐसी क्लास तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ कि कक्षा 4, 5, 6 की मैथ से आग पढ़ा दूं। मेरे को आपका क्लास स्ट्रक्चर करने में सारा समय लगता है, और यकीन मानिए ऐसी इंफॉर्मेशन और यकीन मानिए इस तरह का विश्लेषण आपको बस का नहीं है। आपकी स्क्रीन हट जाए, आमाने लग जाता है।
मैं स्क्रीन सामने से अक्सर हट जाता हूँ सर, डोंट वरी। नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि जब ये लोग बोलते हैं तो ये लोग मेन फ्रेम पे आ जाते हैं, इनके नेम्स आने लग जाते हैं, तो हम लोग हाँ, ऐसा करो, आप लोग सब लोग देख अपनी अपनी स्क्रीन को ऑफ कर लो, जब बोलना होगा तब आप लोग आओ, ठीक है? आई अंडरस्टैंड। आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन ऑफ कर दो। जब हम क्लास के लास्ट में हम एक कन्वर्सेशन की बात करते हैं, तब आप लोग स्क्रीन पे आइए जिसको बोलना है, ठीक है? इट्स ओके, इट्स फाइन। यस सर। या तो यहाँ क्या करता है, यहाँ पर अशोक बोलता है उन भिक्षुओं और भिक्षुणियों को संघ से बहिष्कृत कर, ही स्पीकिंग टू एक्सपेल दोज who are not consenting with him. When we read the minor rock edicts of Ashoka, then find कि वह ये कहने की कोशिश करता है कि जो भिक्षु और भिक्षुणी की, वह कहता है कि बहुत साफ साफ कहता है कि बहुमत विरोधी भिक्षुओं और भिक्षुणियों को संघ से बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जो उसके ज्यादा महत्वपूर्ण है, दैट इज मेजर रॉक एडिक्ट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप इसको अपनी डायरी में कहीं कोने में लिखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर योर आंसर। द सेकंड, सर प्लीज रिपीट लास्ट लाइन, except those who are not. Please be silent for next 60, 70, 80 minutes. Let me teach the class. बहुत ही ये टफ सवाल है, it's very tough question. This is the most important. Why it is the most important? Why the 14 major rock edicts are the most important? उसका रीजन क्या है? यह ऐसे जगहों पर की गई है जहां पर लोगों के इकट्ठा होने की संभावना होती थी। जहां पर पब्लिक गैदरिंग होती थी, वहां पर इसको लगाया गया है। It has been installed the place where the more and more people can assemble. Therefore, if we see the 14 major rock edict, and if we see the history of the Ashoka, a unique feature what is finding that the Ashoka himself left a lot record, which is permanent in the form, and it is on the natural rock as well as the monolithic pillars. Next क्या है? It are the natural rocks. ये आपका प्री का सवाल हो गया। आप ध्यान से देखिए, अशोका कोई सवाल गलत ही नहीं हो सकता है। एंड मोनोलिथिक को हिंदी में होता है एकाश्म। तो जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट है, ये नेचुरल रॉक्स है, मोनोलिथिक पिलर्स हैं, ये ऐसे जगहों पर रखे गए हैं जहां पर लोग इकट्ठा हुआ करते थे। और ये जो मॉन्यूमेंट है, यह क्या है? यह इंजीनियरिंग स्किल का एक कमाल है। हम आर्ट फॉर्म इसको समझेंगे भैया, यह इंजीनियरिंग स्किल का एक पूरा कमाल है। इट इज ए वेरी यूनिक फीचर ऑफ द इंजीनियरिंग। जो इंजीनियरिंग स्किल है, इसकी पार एक्सीलेंट है। अब हम आते हैं इस सवाल को, हम अब वो जो अशोक के सवाल का हम दूसरा पार्ट, 14 रॉक एडिक्ट एट डिफरेंट प्लेसेस। इससे एक चीज और क्या होगा, इसके आधार पे अशोक के साम्राज्य को हम बता सकते हैं। एक लाइन और का आंसर क्या हो गया? अशोक के साम्राज्य का विस्तार। मैं बार बार चीज रिपीट करता हूं कि आपको बहुत ज्यादा लिखने का चांस नहीं मिलता। देखिए, अगर अपनी कॉपी में आप इस तरह भी लिख दें, अगर अपनी कॉपी में आप इस तरह भी लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। बस सिर्फ इतना, कुछ नहीं करने का। 14 रॉक एडिक्ट्स फाउंड 8
different places explains अशोक एम्पायर। इतना भी अगर आपने कॉपी ऐसे ही सेम टू सेम without any change 14 rock edicts found at 8 different places explain the empire of Ashoka। आपका बहुत बड़ा काम हो गया कि ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर अशोक के साम्राज्य के विस्तार के बारे में बताना। दूसरा, रॉक एडिक्ट्स के आधार पर अशोक के साम्राज्य के बारे में बताना। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैंने एक चैनलाइज करने की कोशिश की, हाउ यू कैन राइट दिस एस्पेक्ट। अब ये जो पाए गए हैं, जो रॉक एडिक्ट्स पाए गए हैं, इसमें जो 2 ऑफ दीज आर रिप्लेस्ड बाय 2 डिफरेंट इंस्क्रिप्शन 2 प्लेसेस, धौली और जौगढ़। अरे धौली और जौगढ़ पे सवाल क्यों आता है हमेशा? अब आप सोचिए कि धौली और जौगढ़ पे आपका सवाल हमेशा प्रीलिम्स में क्यों आता है? तो जो ये 14 रॉक एडिक्ट्स हैं, इसमें जो दो है, 2 ऑफ दीज आर रिप्लेस्ड बाय 2 डिफरेंट इंस्क्रिप्टिव प्लेसेस, धौली और जौगढ़। बोथ आर इन एंशिएंट कलिंगा। ये कलिंगा में है, इसलिए इनको कलिंगा एडिक्ट कहते हैं। व्हाई दे आर बीइंग कॉल्ड कलिंगा एडिक्ट? आपने प्री में देखा हुआ सवाल अक्सर आता है कि कलिंगा एडिक्ट कौन कौन से है। तो यह जो 2 of these are replaced by 2 different inscription, इसमें क्या है? 2 different inscription है। धौली लोग, इनको हम बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कलिंगा एडिक्ट्स। जो माइनर एडिक्ट्स हैं, ये है जो माइनर एडिक्ट्स हैं वह 10। अब ये क्या है? 14, ये हो गया 14। अब आइए माइनर 10 प्लेसेस। जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं यह 10 प्लेसेस पे प्राप्त होते हैं। तो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, यह 10 प्लेसेस पे होते हैं। और 7 पिलर एडिक्ट्स, 7, ये आपको याद करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। सेवन पिलर एडिक्ट्स, ये जो 7 इंस्क्रिप्शन है, ये इनग्रेव किए गए ऑन ए पिलर, जो सिचुएटेड, जो टोपरा कहां पे सिचुएटेड है? ये टोपरा में है। लेकिन आप कहां पे हैं? अब ये दिल्ली आ गए। अगर हम अशोक के रॉक को समझने की कोशिश करें तो इनके पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशंस हैं, जो इंफॉर्मेशंस हमको प्रदान करते हैं अशोक के एक राजा के रूप में। अर्ली लाइफ, अगला इशू, अशोक की अर्ली लाइफ पर यह कोई प्रकाश नहीं डालते हैं। सर मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा सर। हाँ। सर ऊपर आपने लिखा है 8 डिफरेंट प्लेसेस, नीचे आपने लिखा है 10 प्लेसेस, तो 10 स्थानों पर प्राप्त था कि 8 स्थानों पर प्राप्त था? कहाँ लिखा 10? ऊपर सर नीचे देखिए, माइनर 10 प्लेसेस, 7 पिलर एडिक्ट्स, ऊपर है 7 पिलर। ये अलग है, ये अलग है, दोनों एक नहीं है। ये अलग है, ये अलग है। Got it? Minor rock edicts, 10 different places. 7 pillar edicts, 7 pillar edicts से ये नाम है 7 pillar edicts, जो कहां पे है? टोपरा में है। सर ऊपर 10 प्लेसेस लिखा है ना, माइनर 10 प्लेसेस। तो ये अलग है और ये दोनों एक थोड़ी है। और सर जो ऊपर आपने लिखा है अशोक के साम्राज्य का विस्तार 8 डिफरेंट, ये तो 14 है, ये 18 है ना, 8 और ये 8 प्लेसेस। ये वाला सर जो 8 लिखे हैं, जो आप
माइनर रॉक लिखे हैं ऊपर बौद्ध समर्थक वाले में, उसमें कहाँ पे 10 जाओ? माइनर रॉक है क्या? कहाँ लिखा है? जो सबसे ऊपर आप बताएं, सबसे पहले माइनर रॉक जो ऊपर है उसमें आप ये बताएं कि वो 10 प्लेसेस पे मिला है। कहाँ लिखा है? नहीं सर ने नहीं ऐसा सर, कहीं जो नहीं अभी बोला आप नीचे सर, ऐसा बताए आपने नहीं नहीं बोला बोला, नहीं सर, बोला आपने है। बोला ही नहीं है सर हम लिख रहे हैं ना पूरा, ऐसा कुछ नहीं बोला सर। वही मैंने पूछा है कि ये जो माइनर रॉक आप लिखे ये आप ऊपर वाले को बताएं या ये आप जो ये मेजर रॉक वाले यार में सामने उसमें सब तो बता लिखा रहे हैं। है, सब लिखा ना, मेजर रॉक एडिक्ट्स जो है और लिखा तो सब। जो रॉक 14 रॉक एडिक्ट्स है 8 प्लेसेस पे हैं, और जो माइनर है वो 10 प्लेसेस पे हैं, और पिलर 7 पिलर एडिक्ट्स हैं जो टोपरा में न्यू दिल्ली में है इस समय। ठीक तो है इसमें, तो इसमें कहाँ पे क्या है गड़बड़ देखिए, है? अब अभी जो ये उसके रॉक एडिक्ट्स हैं, यह अशोक की, आप सवाल में दिमाग में लिखिए, मैं सवाल अर्ली लाइफ पर नो। जो अशोक के ये अशोक के इंस्क्रिप्शन है, यह अशोक की अर्ली लाइफ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो अशोक की अर्ली लाइफ में कहां है? बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। सवाल आप फिर से देखिए ठीक से, मैं सवाल क्या कर रहा हूं? अशोक के बारे में ऐतिहासिक स्रोतों से तलाश कर रहा हूं। मैं पिछले 5-6 सालों से लगातार ये सवाल आता है हर साल, उसी सवाल को मैं आंसर कर रहा हूं। अशोक की अर्ली लाइफ में अशोक के इंस्क्रिप्शन कोई आंसर नहीं करते हैं। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन यस। तो जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है यह अशोक की अर्ली लाइफ के बारे में बताते हैं। जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं यह अशोक की अर्ली लाइफ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में कौन है? दिव्यदान है, एक नाम है दिव्यदान, एक ही याद करिए, ज्यादा जरूरत नहीं, आप कितना लिखोगे। दिव्यदान। अब अगर हम अशोक को समझने की कोशिश करें, एक अशोक के बारे में आता है स्ट्रगल विद द ब्रदर्स। स्ट्रगल विद द ब्रदर्स, इसके बारे में कोई इंडिपेंडेंट सोर्स प्राप्त नहीं होता है, हमको कोई इंडिपेंडेंट सोर्स प्राप्त नहीं होता है। जो अशोक का ग्रैंडसन था दशरथ, उसके समय का एक रिकॉर्ड अवेलेबल होता है जो एक कोरोनेशन के बारे में बोलता है, लेकिन ऐसा ज्यादा ग्राउंड नहीं मिलता है जिससे ये पाया जाए कि अशोक के कोरोनेशन में जो 4 साल का गैप हुआ, ये 4 साल का जो गैप होता है अशोक के राज्याभिषेक में, इसके बारे में कोई ज्यादा प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। अब जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, इस बात को कहा जा सकता है कि जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है उसमें कुछ सत्यता हो सकती है कि अशोक ने राज्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया हो अपने इसके ब्रदर सुषमा के साथ, जो राधा गुप्ता थे जो उसका चीफ से उसकी सहायता के साथ। जो रॉक एडिक्ट है 4 और 5, रॉक एडिक्ट 4 और 5, इसे आपको याद करना पड़ेगा तभी आंसर आप लिख पाओगे। रॉक एडिक्ट 4 और 5, जो रॉक एडिक्ट है 4 और 5, वो जो कहते हैं, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इन द रॉक एडिक्ट 4 और 5 अशोक कंडेम्स unseemly behavior to relatives and refer with the loving care to his brother, sister and other relatives according to one interpretation, or their household according to another. If the first interpretation is correct, it's give the lie direct to the tradition that he murdered all his brothers. तो अगर हम क्या बोलते हैं रॉक एडिक्ट, अब इसको आसान है, रॉक एडिक्ट 4 और 5 को अगर हम पढ़ते हैं तो अशोक द्वारा अपने भाइयों की हत्या पर हत्या का आरोप बड़ा उचित नहीं लगता है। कोई कंफ्यूजन? अगर हम रॉक एडिक्ट 4 और 5 पढ़ें तो रॉक एडिक्ट 4 और 5 से ये कह सकते हो कि अशोक ने जो के ऊपर जो आरोप लगता है कि अपने भाइयों की हत्या की, इसमें थोड़ा सा संदेह पैदा हो जाता है।
except the minor rock relief of Musky and Musky and Gujarat. अशोक is throughout referred to as देवानाम पिस्या. जो देवानाम पिस्य की उपाधि है, देवा नाम पिस्य, यह जो अशोक की उपाधि है, यह सिर्फ जो माइनर रॉक है मस्की और गुजरात. सर एक क्वेश्चन, माइनर रॉक एडिक्ट. सर एक क्वेश्चन था सर. मस्की एंड गुजरात, उसका नाम, हाँ क्या क्वेश्चन है सर? ये क्वेश्चन है व्हाट्स क्वेश्चन? जो प्रियदर्शनी नाम है सर, आवाज नहीं आ रही, जरा फास्ट बोलो, फास्ट. सर हम ये कह रहे थे कि जो प्रियदर्शनी नाम अशोक का मिला है, ये किताबों में भाब्रू बैराट दिया है, और अशोक का जो बुद्ध साध्य आप पहले बताएं वो मस्की में दिया है. सर कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए. यार पता नहीं आप कौन सी किताब पढ़ते हो, ये आरसी मजुमदार की किताब से मैं पढ़ के पढ़ाता हूँ, रोमनाथ थापर पढ़ाता हूँ, पता नहीं आप कौन सी किताब पढ़े हो. इसमें कोई संदेह का कोई सवाल नहीं उठता है. भारतीय विद्यावन सीरीज, आरसी मजुमदार, रोमनाथ थापर, मौर्य समाज उत्थान और पतन, उससे ज्यादा ऑथेंटिक कोई किताब है नहीं. अब आप कौन सी किताब पढ़ते हो मुझे पता नहीं. ये किताब तो आप नहीं पढ़ते हो, किताब अंग्रेजी में है, आप कैसे पढ़ोगे इसको? तो अगर आप फैक्ट पे कोई सवाल कर रहे हो तो मेरे ख्याल से वो उचित नहीं है. इससे ज्यादा ऑथेंटिक कोई फैक्ट और हो नहीं सकता है. जो इतिहास का निर्माण ही इन्हीं किताबों से हुआ है. ठीक है, तो एक्सेप्ट माइनर रॉक इट इज मस्की एंड गुजरात, हर जगह अशोक को रिफर किया गया है देवानाम पिस की तरह. अगर हम अब अशोक की उस बात पे चलते हैं कि जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, अब हम आते हैं अशोक का धर्म परिवर्तन. देखिए मैं पढ़ाने के बाद आऊंगा कैसे सवाल को आंसर किया जाए, थोड़ा आप पास बैकग्राउंड नहीं हुआ आंसर का. अशोक का धर्म परिवर्तन, जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, अशोक बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ. बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया, और अशोक को बौद्ध गुप्त किया था जो मोंग थे उपगुप्त ने. कलिंग वॉर के बाद, कलिंग युद्ध के बाद उपगुप्त ने. अब देखिए यहां से आपका सवाल का आंसर शुरू हो रहा है कि ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर अशोक का व्यक्तित्व बताइए. ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर अशोक के व्यक्तित्व के बारे में बताइए. ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर अशोक की राजधानी बताइए, अशोक का राज्य विस्तार बताइए, अशोक का धर्म बताइए, अशोक की अहिंसा बताइए, अशोक की सदाशयता बताइए. तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार कलिंग युद्ध के बाद उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था. और यह बात रॉक एडिक्ट 13 को पढ़िए आप, तो यह बात सही लगती है. अगर आप रॉक एडिक्ट 13 पढ़िए तो रॉक एडिक्ट 13 में भी यह बात दिखती है. फिर देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट मिल गया, अशोक का धर्म परिवर्तन. कोई कंफ्यूजन? जो रॉक एडिक्ट 13 है इसको आप पढ़िए, तो उसमें आपको अशोक के धर्म परिवर्तन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है. तो जो अशोक का 13वां शिलालेख है, क्या बोलता है? अपने अभिषेक के मैं उसकी एग्जैक्ट लाइन पढ़ रहा हूं अशोक के 13 शिलालेख के. अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद देवताओं के राजा प्रिय राजा पीदस ने कलिंग पर विजय प्राप्त की. 1.5 लाख व्यक्ति देश से निकाले गए, 1 लाख मारे गए, और कलिंग को साम्राज्य में मिला लिया गया. धर्म की कामना की गई और धर्म के उपदेश दिए गए. और उसमें लिखा है कि इसी में कहते हैं कि मेरे पुत्र या प्रपौत्र नए देश जीतने की इच्छा त्याग दे, और कभी वे नया देश विजय भी करें तो उन्हें संयम और हल्के दंड से संतुष्ट होना चाहिए. तो अगर हम बुद्धिस्ट ट्रेडिशन और 13 रॉक एडिक्ट दोनों को मिक्स करें तो अशोक के धर्म परिवर्तन की बात दिखाई देती है. तो द कन्वर्जन ऑफ अशोका टू बुद्धिस्ट
is coming from the Buddhist tradition as well as Rock Edict 13. उसने अब अशोक का व्यक्तित्व शुरू होता है जहां से हमको भारत का संविधान भी दिखेगा, गांधी भी दिखेंगे। उसने इस बात को रियलाइज किया कि वॉर सफरिंग को जन्म देता है, और उसने ये माना कि वॉर में सिर्फ युद्ध में लड़ने वाले लोग ही नहीं मरते हैं, बहुत से पायस मैन एंड पायस वुमेन भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो पर्सनल वायलेंस है, डेथ है, बैनिशमेंट है, वो बहुत से अपने आदमियों को समाप्त कर देता है। उसने यह डिसाइड किया कि जो कलिंगा वॉर है उसने सिर्फ रिमोर्स दिया है और सिर्फ दुख दिया है, और इसलिए उसने इसको त्यागने का निर्णय किया है। उसने बोला कि एटलीस्ट नो विक्टोरियस मोनार्क इन द हिस्ट्री। अगर हम अशोक को देखें, सबसे खास बात क्या है, एक विक्टोरियस मोनार्क ने, ये बहुत अच्छी लाइन है, एक विक्टोरियस मोनार्क ने इतिहास में शायद पहली बार युद्ध को त्यागा था। इसको आप लिखिएगा अपने एग्जाम में। One of the very important point from the Buddhist tradition, कलिंगा वार, रॉक एडिक्ट 13, जब अशोक ने कलिंग वार के बाद युद्ध को त्याग दिया तो इतिहास की अनोखी घटना थी। एक विक्टोरियस मोनार्क ने युद्ध को त्यागा था, शायद ऐसी दूसरी घटना देखने को नहीं मिलती है। तो यह विश्व के लिए बहुत बड़ी बात थी कि विजेता ने युद्ध को त्याग दिया और उसने एक नई पॉलिसी का निर्माण किया। उसने एक नई नीति का निर्माण किया। उसने, आप लोग एक्ट लीजिए, उसने एक नई नीति का निर्माण किया। उसने एक नई नीति का निर्माण किया, और उस नई नीति की खास बात क्या थी? कंसिलिएशन टुवर्ड्स ऑल। अब फिर अगला बहुत इंपॉर्टेंट, कंसिलिएशन टुवर्ड्स ऑल। हर व्यक्ति के साथ सामंजस्य क्यों रखना, और जो उसका कंसिलिएशन टुवर्ड्स ऑल था, इस कंसिलिएशन टुवर्ड्स ऑल में वह लोग भी थे जो जंगलों में रहा करते थे। तो उसकी जो पॉलिसी थी, इसमें फॉरेस्ट के लोग भी थे जो जंगलों में रहते थे, और जो उसने धर्म दिया वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे संविधान का वसुधैव कुटुंबकम है, वो कहां से आ रहा है? वह अशोक से आ रहा है। अशोक ने जो पॉलिसी लाई, उन्होंने कहा कि जो अशोक की पॉलिसी थी, नॉट ओनली अमंग द पीपुल्स ऑफ हिज ओन डोमिनियंस बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। भारत का संविधान, गांधी जी, भारत का दर्शन, तीनों आप देखिए, संविधान, भारतीय दर्शन, गांधी, तीनों है इसमें। क्योंकि अगर तीनों सिद्धांत, अगर भारत की विदेश नीति वो भी इसी तरह की है कि वसुधैव कुटुंबकम होना चाहिए, और हमारी जो सदाशयता है यह अपने अंदर रहने वाले लोगों को नहीं है, यह सभी के लिए है। सो दैट ऑल में एंजॉय द ब्लेसिंग ऑफ नॉन इंजरी, सेल्फ कंट्रोल, इक्वल कंडक्ट एंड जेंटलनेस। उसने कॉन्क्वेस्ट को समाप्त कर दिया। उसने क्या बोला? आर्म से नो कॉन्टेस्ट, आर्म से नो कॉन्टेस्ट। कोई विजय आपकी हथियारों से नहीं होनी चाहिए। कॉन्क्वेस्ट थ्रू धर्मा। अब इसको आप गांधी से कंपेयर करिए, आप कॉन्क्वेस्ट थ्रू धर्मा। कंपेयर विद गांधी। हो रहा कंपेयर? कोई कर पा रहा है? अशोक was attracted more by the ethical than philosophical aspect of Buddhism. जैसे गांधी जी जैसे नॉन वायलेंस को मानते थे, और उसी तरीके से इसने भी कहा कि धर्म का फॉलो करें। और अशोक जो बुद्ध फिलॉसफी से अट्रैक्ट हुआ है, इट इज एथिकल नॉट फिलोसफिकल। एथिकल
फिलोसफिकल। Yes. Ashok was attracted towards Buddhism not as a ethical philosophy, not a philosophy as a ethical means, not the philosophical. तो अशोक का जो आकर्षण था बुद्ध की तरफ, वह इस बात को था जो बुद्ध की फिलॉसफी में एक नैतिक बल था। अशोक के दर्शन से, उस बुद्ध धर्म के दर्शन से वो तब प्रभावित नहीं था, इसलिए उसने यह स्ट्रेस दिया, प्रैक्टिकल बेनिवोलेंट एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल बेनिवोलेंट एक्टिविटीज। जो प्रैक्टिकल बेनिवोलेंट एक्टिविटीज थे उस पे उन्होंने स्ट्रेस दिया और उन्होंने एक अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन दिया। अशोक भिक्षु बना, अशोक भिक्षु। अशोक एक्चुअली बिकेम द भिक्षु। यह बात कौन करता है? ये इत सिंह बोलता है, इत सिंह। अब इसका कहा इत सिंह, देखिए एक एक चीज लिखिए, इत सिंह। अगर आप सोर्स पे आ रहा है इसके इत सिंह के हिसाब से, इत सिंह क्या बोलता है? इत सिंह ने इस बात का जिक्र किया हुआ है कि अशोक को उसने एक मॉन्क के रूप में देखा है, अशोक को उसने मॉन्क के रूप में देखा है। इत सिंह ने इस बात का जिक्र किया है, अशोक भिक्षु बना है, कि उसने, अशोक जो भिक्षु बना, इस बात को सपोर्ट मिलता है कि इत सिंह हैज वी सॉ ए स्टैचू, जो अशोक की एक स्टैचू है, उस स्टैचू में उसने अशोक को एक भिक्षु के रूप में देखा है। He saw अशोक एज ए भिक्षु। अगर हम अब इस बात को समझने की कोशिश करें कि अशोक की फिलॉसफी क्या थी, अशोक की जो फिलॉसफी थी वो कहता था, उसका कॉन्सेप्शन क्या था? रॉयल ड्यूटी was broad based on the welfare of his subjects in the widest sense of the term. Now open Article 38. Open Article 38. I'm again repeating the philosophy of the Ashoka. The Ashoka conception of royal duty was broad based on the welfare of his subjects in the widest sense of the term, embracing both material and moral good. But his vision extended far beyond the horizon of his own kingdom, was as it was. आप पढ़िए रॉक एडिक्ट 6, रॉक एडिक्ट 6. If we see the Rock Edict 6, he was always ready and willing to carry on his work of administration for the welfare of whole world. For the welfare of whole world. आप रॉक एडिक्ट 6 बोलता क्या है? जो रॉक एडिक्ट 6 बोलता है अशोक का, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोलता है कि सब जगह प्रतिवेदक मुझे प्रजा के हाल से परिचित करें। सिर्फ परिश्रम और राज्यकार्य से ही मुझे संतोष नहीं होता, क्योंकि मैं सारे संसार का कल्याण करना अपना कर्तव्य समझता हूं। परिश्रम और कार्य का संपादन इसकी पूर्ति के साधन है। सचमुच सारे जगत का कल्याण करने से बढ़कर और कोई कार्य नहीं है, और जो कुछ पराक्रम मैंने किया है वह इसलिए किया है मैं प्राणियों के प्रति अपना ऋण चुका सकूं। मैं इस लोक में उनके सुख के लिए प्रयास करता हूं, जिससे परलोक में वे स्वर्ग प्राप्त कर सकें। यह धम्म अभिलेख इसलिए उत्कीर्ण कराया गया, यह चिरस्थायी रहे और मेरे पुत्र, मेरे पौत्र, मेरे प्रपौत्र जगत के कल्याण के लिए चेष्टा करते रहें। नाउ यू सी द रॉक एडिक्ट 6, आर्टिकल 38 एंड द वेलफेयर ऑफ द होल वर्ल्ड। इतना ही याद करेंगे आप, काम हो जाएगा। आप इसको इसी चार्ट फॉर्म लिख दें तो भी काम हो जाएगा।
If you write in this chart form, the work has been done. तो कंक्लूजन क्या है? वेलफेयर ऑफ द होल वर्ल्ड. Now see Article 51. Now open Article 51 of the Constitution. क्या है ये? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. क्या ये वेलफेयर ऑफ होल वर्ल्ड नहीं है? सी इंडिया फॉरेन पॉलिसी. क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वेलफेयर ऑफ होल वर्ल्ड नहीं है? रॉक एडिक्ट 6. आर्टिकल 38, आर्टिकल 51. ये हुआ? किसी को कंफ्यूजन है? Extent of Ashoka Empire as per historical sources. Extent of Ashoka Empire as per historical sources. हिस्टोरिकल सोर्सेस के आधार पर अशोका के एम्पायर. और इसको हम और कर सकते हैं रॉक एडिक्ट्स. देखो रॉक एडिक्ट्स से ही होगा, क्योंकि जो और ट्रेडिशंस हैं वह अशोक के एम्पायर के बारे में नहीं बताते हैं. अशोक के एम्पायर में उसके अपने रिकॉर्ड ही बताते हैं. शाहबाजगढ़ी मानसेरा. शाहबाजगढ़ी मानसेरा प्रीलिम्स आप लोग सब पढ़ाई होगा. जो शाहबाजगढ़ी मानसेरा, ये दोनों हैं पेशावर और हजारा डिस्ट्रिक्ट. पेशावर एंड हजारा. ये है पेशावर, हजारा. शाहबाजगढ़ी मानसेरा, पेशावर और हजारा. ये डिस्ट्रिक्ट कहां पे? ये है कहां पे? वेस्टर्न पाकिस्तान. वेस्टर्न पाकिस्तान पहला हो गया. दूसरा कालसी. कहां पे कालसी बताओ? आपने सबने प्रीलिम का एग्जाम दिया हुआ है. कालसी नॉर्थ में है. वो कहां पे है? जहां पर वाटर मिलता है टोन से यमुना का. देहरादून. दूसरा क्या हो गया? कालसी नॉर्थ में है. गिरनार काठियावाड़. गिरनार काठियावाड़. गिरनार कहां पे? काठियावाड़ कहां पड़ता है? किस 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 डिस्ट्रिक्ट में? सोपारा. सोपारा थाना महाराष्ट्र. सोपारा थाना महाराष्ट्र. सोपारा थाना महाराष्ट्र. ये कहां पे है? वेस्ट पार्ट में है. धौलीपुरी. धौलीपुरी. पुरी कहां पे है? कहां पे पुरी? जौगढ़ उड़ीसा. गंजम उड़ीसा. जौगढ़ जौगढ़ गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा. गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा. जौगढ़ गंजम डिस्ट्रिक्ट कहां पड़ता है? ये
कहां पड़ता है? उड़ीसा पड़ता है। नेक्स्ट कौन सा है? यारागुड्डी कुर्नूल, यारागुड्डी कुर्नूल। ये आपको प्री में भी काम आएगा। प्री में ऐसे सवाल आते नहीं आते हैं, बताइए आप लोग। यारागुड्डी कुर्नूल, जो अशोका, ये हो गए अशोका के इंस्क्रिप्शन कहां कहां प्राप्त होते हैं, जहां से अशोका के साम्राज्य के बारे में आइडिया होता है। एक अशोका का इंस्क्रिप्शन है जिसका अरेमिक कैरेक्टर है, वो डिस्को तक्षशिला में, तक्षशिला, तक्षशिला। ये अरेमिक कैरेक्टर में है जो कि तक्षशिला में प्राप्त होता है। जो नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस के है वो कहां पे है? अफगानिस्तान में, जलालाबाद में। बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन, बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन, द्विभाषी बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन। बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन क्या हो गया? ये इंस्क्रिप्शन दो भाषी हो गए, जो ग्रीक इसमें है, ग्रीक में और अरेमिक में। ये जानना क्यों जरूरी है? बताइए क्यों क्यों जानना जरूरी है? ग्रीक में, अरेमिक में है, और एक सिर्फ ग्रीक में है, और एक उसका जो है सिर्फ ग्रीक में है। इससे क्या है कि अशोक का जो साम्राज्य विस्तार था वो भाषाओं की सीमा को पार कर रहा था। तो एक बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन है अशोका, अगर ये ग्रीक एंड अरेमिक में, और एक सिर्फ ग्रीक में है, कंटेनिंग द एंड ऑफ द 12th एंड बिगिनिंग ऑफ 13th। जो ग्रीक में है इसमें 12th एडिक्ट का एंडिंग एंड 13th का बिगिनिंग है। ट्वेल्थ का एंडिंग है और 12th का बिगिनिंग है। ये कहां मिला है? कांधार में। कांधार, कांधार कहां है? अफगानिस्तान में है। कांधार कहां पे है? अफगानिस्तान में है। यह इस बात को सपोर्ट करता है, यह जो ये इसका यह सब जो लास्ट में सपोर्ट करता है कि जो प्रोविंसेस सेल्यूकस के समय में भारत को प्राप्त हुए थे वो अभी भी मौर्यन एम्पायर को बिलोंग करते थे। तो यह सपोर्ट करता है, जो ये इंस्क्रिप्शन जो ये प्राप्त हो रहे हैं हमारे नॉर्थ में, जो अफगानिस्तान में प्राप्त हो रहे हैं, वो इस बात को सपोर्ट करते हैं सेल्यूकस के समय में जो साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के अंतर, जो भाग मौर्य साम्राज्य के अंतर आ गए थे, वो सारे के सारे साम्राज्य आज भी मौर्य साम्राज्य अंदर थे। अब आइए साउथ की तरफ, साउथ। अब आइए साउथ इंडिया की तरफ। तो जो सबसे दूर साउथ है, जिसमें 3 ग्रुप ऑफ माइनर रॉक एडिक्ट है, 3 ग्रुप ऑफ माइनर रॉक एडिक्ट, जो 3 माइनर रॉक एडिक्ट के समूह है, 3 ग्रुप ऑफ माइनर रॉक एडिक्ट हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि इस बात करते हैं कि जो 3 जो मैसूर तक का इलाका है वह इनके अंदर में था। दूसरा क्या है? रूपनाथ में था, बैराक में था। तो ये सारे इलाके अशोक के साम्राज्य के अंदर प्राप्त होते थे। और जो अशोक के साम्राज्य का यह विस्तार था, यह अशोक के साम्राज्य का विस्तार ये बताता है कि एक व्यापक साम्राज्य अशोक के पास था। नौ का मतलब धर्मा, धर्मा। अशोक का धर्म क्या था? जो अशोक ने इंसिस्ट किया, अशोक हैज इंसिस्टेड ऑन द फैमिली एज द बेसिस ऑफ मॉरलिटी. Respect must be shown by pupils towards their teachers or gurus. Liberties and charities should practice towards ascetics, friends, comrades and relatives, and those who are disabled by age. तो क्या है? सदाशयता। तो पहला पॉइंट क्या है? अशोक के धर्म में सदाशयता थी। कोई दिक्कत हो रही है? जो अशोक ने एक पॉलिसी दी, जो मॉरल लाइफ अशोक ने की,
प्यूरिफिकेशन ऑफ द होम एंड फैमिली, प्यूरिफिकेशन ऑफ द होम एंड फैमिली। आप जरा ध्यान दीजिएगा भारत के दर्शन से कैसा मैच हो रहा है। प्यूरिफिकेशन ऑफ होम एंड फैमिली। उसने बोला कि जो अपनी होम और फैमिली है, घर और परिवार है, उसको प्यूरिफाई करिए, डोमेस्टिक लाइफ को आप ठीक करिए। कैसे हो सकता है? जब आप सबके साथ अच्छे संबंधों की स्थापना करेंगे। अशोक एंड सेक्युलरिज्म। भारतीय संविधान पे ध्यान दीजिएगा आप। उसने जो उसका 12th रॉक एडिक्ट है, 12th रॉक एडिक्ट, जो अशोक का जो 12th रॉक एडिक्ट है, वह एक पैशनेट अपील करता है टॉलरेंस की। मैं आप थोड़ा सा 12th रॉक एडिक्ट का 2-3 लाइन पढ़ता हूं, आपको और थोड़ा सा मजा आ जाएगा समझने में कि कितनी बड़ी बात कही है। देखिए 12th रॉक एडिक्ट के लिए पढ़ता हूं। देवताओं के प्रिय राजा पीदस्सी विविध दान और सम्मान द्वारा सब संप्रदाय वालों का, चाहे वह सन्यासी और गृहस्थ, सत्कार करते हैं। तो सारे संप्रदाय का सम्मान। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कहते हैं कि अशोक जो है वो सारे संप्रदाय का सम्मान करना चाहते हैं। अपने संप्रदाय की प्रशंसा, अपने की प्रशंसा, दूसरे की निंदा न करें। डोंट प्रेज योरसेल्फ एंड कंडेम अदर्स। अपने की प्रशंसा, दूसरे की निंदा न करें। अपने की प्रशंसा न करें और दूसरे की निंदा न करें। तो दूसरी बात अशोक क्या बोलते हैं कि जो 12th रॉक बोलता है, वह अपने संप्रदाय की प्रशंसा, दूसरे की निंदा न करें। दूसरे संप्रदाय का आदर करें, रिस्पेक्ट द अदर सेक्ट। दूसरे संप्रदाय का आदर करें, रिस्पेक्ट द अदर सेक्ट। जो आपका दूसरा संप्रदाय है, जो संप्रदाय आपसे का नहीं, उसकी आप रिस्पेक्ट करें। आप अपने आचरण से अपने संप्रदाय का नुकसान करते हैं अगर दूसरे संप्रदाय का अपकार करते हैं। If you are not respecting the other religion, if you are not respecting the other sect, then you are making a disservice to your own religion. How strong the definition of the secularism in 12th रॉक एडिक्ट। एक सवाल और आप लिखिए, 12th रॉक एडिक्ट के आधार पर या अशोक के रॉक एडिक्ट के आधार पर अशोक की धर्मनिरपेक्षता की समीक्षा करिए। सवाल हैंडल नहीं होगा अगर आप इसको नहीं पढ़ा हुआ तो। हेलो सर, मेरा एक सवाल था। हाँ सर, उस जमाने में सेक्ट और रिलीजन में फर्क नहीं था क्या? बात अलग थे, उसमें रिलीजन शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था, सेक्ट होता था, संप्रदाय होता था। जी सर। रिलीजियस में होता था। मतलब जी सर, मतलब बुद्धिज्म और जैनिज्म और ब्राह्मण धर्म में कोई फर्क नहीं था? फर्क था ना, तो पूरा फर्क न होता, अलग क्यों होते? बुद्ध और जैन का धर्म ब्राह्मण धर्म के विरोध में ही हुआ है। सर, उसे रिलीजन बोलेंगे या सेक्ट बोलेंगे? सेक्ट ही बोलते हैं। उसमें क्या है ना, जो आज के संदर्भ में जो धर्म है उसमें नहीं हुआ करता था, ये धार्मिक संप्रदाय ही हम लोग कहा करते हैं उसको। जी सर। तो क्या है, रॉक एडिक्ट के आधार पर धर्मनिरपेक्षता। तो जो 12th रॉक एडिक्ट है, वह 12th रॉक एडिक्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है अशोक की धर्मनिरपेक्षता को समझने के लिए। अब इसको हम अगर समझने की कोशिश करें, अशोक क्या चाहता था? He sought the solution of the communal problems. Come on, the very important point. What 12th rock is saying, sought a solution of communal problem.
Ashok sought a solution of communal problem. If we understand the 12th rock edict of the Ashoka, then Ashoka sought a solution of the communal problem of his time. And what constitutes the essence of all religion as a common ground? Essence of all religion is a common ground. Essence of all religion was a common ground for Ashoka to sort a solution of the communal problem at that time. The first of all he wanted promotion of what constitutes the essence of all religion. So it is the first point. Essence of all religion is the common ground for the Ashoka. Second, cultivation of the sense of unity of all religion. Second, unity of religion. अगर आप 12th रॉक एडिक्ट पढ़ेंगे आपको सब दिख जाएगा, शब्द मैं जरूर चेंज कर रहा हूँ लेकिन कंटेंट वही है, यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन. So he want to cultivate the sense of unity of all religions by the practice of restrainment, and he wants not to criticize the other religion. Third, coming together. वो चाहता था कि सब लोग साथ आवें. Fourth, learning the taste of other religion. Fourth, learning the text of other religion. वह यूनिटी चाहता था, इसेंस चाहता था और हर रिलीजन को चाहता था उनकी जाए. अगर हम अशोक को सिर्फ देखें तो अशोक वाज यूजुअल. अगर हम अशोक को देखें तो अशोका हिमसेल्फ सेट एन एग्जाम्पल बाय ऑनरिंग ऑल सेक्ट. अशोका ने खुद इस बात का एक एग्जाम्पल सेट किया जब उसने सारे के सारे सेक्ट को उसने सम्मान देना शुरू किया. अगर उसको हम इसको देखना चाहे एक एग्जाम्पल से तो 12 बार, तो जो 12 बार केव थी उसको उसने किसको दिया? आजीवक को दिया. ये भी आप लिखिएगा, जो लिखिएगा. जो अशोक ने 12 बार की केव को गिफ्ट किया आजीवक में, वह एक नोबल मॉन्यूमेंट है उसकी स्पिरिट का, जो कि उसके रिलीजियस टॉलरेंस की बात करता है. अशोक एंड अहिंसा. अशोक एंड अहिंसा क्लियर हो गया? ये लिख लोगे ना आप लोग? अशोक एंड अहिंसा. अशोक एंड अहिंसा. रॉक एडिक्ट 1/4/13. 1/4/13. अशोक और अहिंसा को डिस्क्राइब करना हो कि अशोक अहिंसा की फिलॉसफी पर खड़ा हुआ. उसने जो अनरिस्ट्रिक्टेड स्लॉटर थे एनिमल्स के, उस पर उसने रोक लगाया. उसने इस बात का कहा कि रॉयल टेबल पर कितने एनिमल्स का खाना बनना चाहिए, लेकिन जो उसका प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस था was not merely limited to the food and private life. It was extended to the wider sphere of politics and internal relation. And he purified his national policy by proclaiming war as unmitigated and absolute evil. Now he has dedicated himself not to extension of territory by conquest and force. यह उसका extension of धर्म था. जो अशोक की, अगर हम अशोक का पहला शिलालेख देखें, जो अशोक का फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट है, उसमें अशोक बात करता है कि सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन हमारे
यहां मारे जाने चाहिए, 2 मोर और 1 मृग। और बोलता है ये तीनों पशु भविष्य में न मारे जाए। इट इज द फर्स्ट पॉइंट, इट इज स्पीक अबाउट द पर्सनल इशू ऑफ अशोका। नाउ सी द फोर्थ शिलालेख। फोर्थ शिलालेख में अशोक ये बोलता है कि वह अतीत काल में जो जीवित प्राणियों का वध था, जीवों की हिंसा थी, वह बंद होनी चाहिए। और वह जब 13वें शिलालेख पे आता है तो वह कहता है युद्ध नहीं किया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या हो गया? इसका तात्पर्य यह हो गया कि 13वें शिलालेख में आते आते अशोक ने पूरी तरह से उसने समाप्त कर दिया। तो जो अहिंसा की विचारधारा है अशोक की, इन 3 शिलालेख से प्राप्त होती है। कोई दिक्कत? तो अगर हम अशोक मोर और कौन सा जानवर है? क्या है फर्स्ट वाले में? हाँ, फर्स्ट शिलालेख में उसने जानवरों का जिक्र किया है कि सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 मृग। और मृग हमेशा नहीं मारा जाता, और ये तीनों पशु भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। इट इज द लास्ट 2 लाइन ऑफ द फर्स्ट रॉक एडिक्ट ऑफ द अशोका। क्लियर? In 13 rock edict, Ashoka said, instead of organizing military expeditions against other countries, he was busy organizing peace mission under his aegis for purpose of humanitarian work in those foreign countries. See the foreign policy of Ashoka. Foreign policy of Ashoka कहां से आ रही है? रॉक एडिक्ट 13 से, कि जहां वह इस बात को डिक्लेयर करता है कि इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मिलिट्री एक्सपेडिशन, नाउ हिज मिशन विल वर्क फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क एंड ही विल स्प्रेड द ह्यूमनिज्म इन अदर कंट्रीज। एंड ही सेड दैट साइलेंस वाज द ड्रम वॉर। भेरी घोष की जगह अब धम्म घोष होगा। रॉक एडिक्ट 4 इस बात को कहता है कि साइलेंस वाज द वॉर ड्रम, तो भेरी घोष बंद होगा, which was replaced by the धर्म घोष। There was no longer any summon to war or call to the colors, for only call to the moral life, only call to moral life। कोई युद्ध नहीं होगा, moral life होगी। He speaks about the moral life, कि जो उसका चौथा दीर्घ शिलालेख है उसमें इस बात को वह साफ साफ कहता है। उस लाइन क्या है? देवताओं की प्रजा पीदस्सी के धर्माचरण से भेरी घोष धम्म घोष में बदल गया है। अब वह किसी भी तरह से युद्ध नहीं करेगा। और यह जो उसका शिलालेख लिखा गया, इस बात लिखा गया कि धर्मानुशासन श्रेष्ठ कार्य है और वह लोगों की उन्नति के लिए कार्य करेगा। क्लियर हो गया? बेनिवोलेंस ऑफ अशोका। बेनिवोलेंस ऑफ अशोका। अशोक की सदाशयता या अशोक की क्यों अपनी उदारता। उसने क्या किया? He abolished all public pastime and popular sports of the country which were tainted with blood। उसने जानवरों का जो एक खेल होता था जिसमें जानवर मारे जाते थे, जानवरों का रक्त रंजित खेल बंद कर दिया। He abolished all public pastime and popular sport of country which were tainted with the blood। He curtailed the slaughter and sacrifice animals in the name of religion। Slaughter, sacrifice of animal बंद कर दिया। जो धर्म के नाम पर जो पशुओं की हत्या होती थी उसको उसने पूरी तरह बंद कर दिया। अब उसकी जगह उसने क्या बोला कि आप पिलग्रिमेज करो, जो बुद्ध के होली प्लेसेस हैं
उसने अपने महामात्र को और अपने कुमारास को कहा कि आप पीरियडिकली टूर करो और देखो लोगों की क्या समस्याएं हैं। तो उसका जो रिलीजन था नॉन वायलेंस का, जो अशोका ने किया, यह लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया गया। तो जो नॉन वायलेंस की फिलॉसफी थी उसको उसने लॉ से इन्फोर्स किया। कानून के द्वारा उसने नॉन वायलेंस की फिलॉसफी उसने इस बात की कि उसने जो उसका पहला शिलालेख हमने जो उसका पहला दीर्घ शिलालेख में जिक्र किया, उसमें अशोक ने किस तरह से पशुओं की हत्या पे बंद करा दिया। तो यह अशोक का जो पूरा साम्राज्य था, अशोक की पूरी जो फिलॉसफी थी, ये हमने समझने की कोशिश की। कोई अगर सवाल हो आप लोग बताइए, नहीं तो ये तो ऐसा चैप्टर है कोई खत्म ही नहीं होगा। मैं पढ़ाता जाऊंगा, आप पढ़ते जाओगे। अब आप लोग सवाल को आंसर करने की कोशिश करिए। नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फॉर 5 to 10 minutes, देन विल सी कि हम लोग कुछ और पढ़ा पाते नहीं पढ़ा पाते हैं। चलिए बताइए, किसी कोई कंफ्यूजन है? नाउ यू कैन ओपन योर वीडियो एंड योर माइक। देखिए सवाल क्या है, जस्ट फिर आप सवाल देखिए। आप सवाल देखिए, सवाल क्या है। एक सवाल क्या था, elaborate the sources of Ashoka which expresses the secularism, benevolence, culmination of present day policy of India and dominating to the world. दूसरा था, the Ashoka had its impact to the modern society, elucidate it on the basis of historical sources. मेरे ख्याल से कुछ बच तो नहीं गया? बताइए, लिख लेंगे आप लोग? जी सर। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। सर एक सवाल है। हाँ, लास्ट में जो आपने बेनेवोलेंस ऑफ अशोका में एक पॉइंट बताया है कि उन्होंने जितना भी सैक्रिफाइस एनिमल्स का था उसको कर्टेल कर दिया था, स्लॉटर। तो सर ये जानना चाहता हूँ, ये वो वाला स्लॉटर है जो नॉर्मल मतलब खाने पीने के लिए उस टाइम पे होता होगा, या फिर जो वेदिज्म में, ब्राह्मणिज्म में सैक्रिफाइस का कल्ट था, ये वो वाली चीज है? क्या लिखा है सर? सैक्रिफाइस मैंने साफ साफ बोला है, धर्म के नाम पर जानवरों की हत्या नहीं की जा सकती। इसमें क्या कंफ्यूजन है? साफ साफ है। तो सुन नहीं पाया था उस वक्त ध्यान से। थैंक यू सर। देखिए, आप लोगों को लगता है इस लेक्चर को तैयार करने में कम से कम 5-7 घंटे लगा है, क्योंकि इतने मटेरियल को ढूंढना, फिर मटेरियल को सिंक्रोनाइज करना और सैकड़ों पेज 200 पेज पढ़ना, फिर आपके लिए 5-10 पेज निकालना, इट्स नॉट इजी जॉब। ये आपका नोट्स अगर आप लिखेंगे, मेरे ख्याल से प्रशांत नोट्स लिख लेते हैं, आप उनका नोट्स पढ़िएगा, ये मैक्सिमम आएगा 3-4-5 पेज मैक्सिमम। और हिस्टोरिकल सोर्सेस पे कोई सवाल आएगा या बहुत बेहतरीन आंसर लिखोगे। मैंने अशोका के सारे रॉक एडिक्ट पढ़े, अशोका के सारे माइनर रॉक एडिक्ट पढ़े, उसको समझने की कोशिश की कैसे, फिर अशोका के साथ मैंने एक संविधान को जोड़ने की कोशिश की। यस, 4 पेज का नोट्स है। इस 4 पेज के नोट्स के लिए मेरे ख्याल से 1.5 पेज। 1.5 हेलो, हाँ कौन बोला? 1.5 पेज दे त्रिपाठी सर। हाँ, अब 3.5 पेज का नोट्स है। इसमें जो भी आप आंसर करोगे बहुत बेहतरीन आंसर होगा वो, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन निकालना आपके एज पर तो पॉसिबल नहीं है, आसान नहीं है। पॉसिबल तो गलत शब्द है, आसान नहीं है। किसी कोई सवाल है? प्रणाम सर। हाँ बोलो सर। क्या इस तरीके का एक सवाल बनाया जा सकता है कि अशोक की ये जो अहिंसात्मक नीति थी वह साम्राज्य विस्तार की सार्थक रणनीति थी? आलोचनात्मक इस पर प्रकाश डालें, या आलोचनात्मक। अशोक इस बात के लिए जाना ही नहीं जाता कि साम्राज्य विस्तार किया है। आप अशोक के ऊपर कोई भी किताब पढ़िए, कुछ पढ़िए,
और आपका जो जीएस का सिलेबस है उसमें ये आता कि नहीं जो आप सवाल पूछ रहे हो? आपका सिलेबस क्या है? हिस्ट्री, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर। इसमें सवाल कहां से बताइए को? इवन जो मैंने आपको अशोक का साम्राज्य विस्तार लिखा इसलिए दिया कि शायद आपको कुछ 2-3 लाइन लिखने को मिल जाए, वो भी आपके सिलेबस सीधा आता है। आई हैव सम डाउट्स, लेकिन आता कैसे है वो सोर्सेस से आ रहा है। तो जो आपने सवाल किया है ये सवाल अशोक के बारे में कहीं कोई लिखता ही नहीं है कि अशोक की जो नीति थी, अशोक का जो युद्ध का जो इशू है वो बहुत कम लिखा गया है। उसकी बहुत जरूरत भी नहीं। अशोक ने पूरे साम्राज्य को जीत लिया। कैसे जीता आपको कहीं मिला आज तक? तो आप हमेशा सिलेबस देख के तैयारी करिए मेंस में। मैंने आपका पूरा मेंस का सिलेबस एनालाइज किया, आप ध्यान दीजिए उसमें मैंने क्या कहा हुआ है। क्या कहा है वो? अशोक की फॉरेन पॉलिसी क्या थी? अशोक अपने राज्य सीमा के अंदर रहने वाले लोगों का ही नहीं, अपने राज्य सीमा के बाहर रहने वाले लोगों का भी ध्यान रखता था। अशोक की पॉलिसी में वसुधैव कुटुंबकम था। वो हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहता था। अशोक के लिए यह जरूरी नहीं था कि वह अपने क्षेत्र में और बाहर के क्षेत्रों के लोगों के बीच विभेद करे। वह शांति और सुरक्षा चाहता था। वह सबका सर्वांगीण विकास चाहता था। तो अशोक की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें वसुधैव कुटुंबकम था। उसके फॉरेन पॉलिसी में संकीर्णता नहीं थी। वह हर व्यक्ति का विकास चाहता था। युद्ध का पूरी तरह समापन चाहता था। वह रक्त रंजितता में विश्वास ही रखता था। और वो चाहता था कि सीमाओं के विस्तार के लिए युद्ध बिल्कुल न किए जाए। अगर आप भारत की पॉलिसी को देखिए, भारत भी कहता है कि हम अपनी सीमा के प्रति हम संजीदा जरूर हैं, लेकिन हम किसी दूसरे की सीमा पर प्रवेश नहीं करना चाहते। और कोई सर हमेशा क्रिटिक्स उठता है अशोक ने जो युद्ध त्याग दिया है उसके ऊपर, कि उन्होंने युद्ध तो त्याग दिया लेकिन अपनी सेनाएं नहीं छोड़ी। इस सेनाएं का मतलब सेनाएं उनकी और बढ़ी हैं, मतलब टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स उनकी हाइप हुई उस जमाने में। तो सर मतलब जो क्रिटिक है वो तो राइट है सर। अगर उसको हम इंडिया के पर्सपेक्ट में देखें आज के जमाने में, तो उसका नेचर कैसा होगा सर? मतलब मेरा ये पूछने का मतलब अशोक की अहिंसा एक सबसे अच्छा शब्द मैं आपके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, अच्छा वाक्य बना रहा हूं। अशोक, ये बात सवाल कहां से उठता है कि अशोक के मौर्य साम्राज्य के समापन में, विघटन में यह कहा जाता है अशोक की अहिंसा की नीति, अशोक का धम्म जिम्मेदार है। तो अशोक की अहिंसा ऐसी अवास्तविक अहिंसा नहीं थी कि वह सेनाओं को समाप्त कर दे। अशोक की अहिंसा में साम्राज्य की सुरक्षा शामिल थी। तो अशोक की अहिंसा एक अवास्तविक अहिंसा नहीं थी। अशोक की अहिंसा क्या थी कि हर प्राणियों में सद्भावना हो, जगत का कल्याण हो। जो सनातन धर्म की विचारधारा को देखिए वहां भी अशोक दिखता है। सब प्राणियों कल्याण, सब प्राणियों में सद्भावना हो, जगत का कल्याण हो, लेकिन कोई आक्रमण करेगा उसको दंड दिया जाएगा। तो अशोक ने सेनाओं को बिल्कुल समाप्त नहीं किया था। अशोक युद्ध नहीं करना चाहता था। अशोक युद्ध नहीं करता था। अशोक का रक्त में विश्वास नहीं था। उसने कलिंग युद्ध छोड़ दिया। एक सबसे बड़ी बात क्यों कही मैंने कि शायद ये पहला विजेता था या एक ही विजेता होगा जो लगातार जीतता जा रहा, उसने युद्ध त्याग दिया। ये कहीं नहीं लिखा है अशोक ने सेनाओं को समाप्त कर दिया। उसकी अहिंसा एक वास्तविक अहिंसा थी। उसकी अहिंसा एक अवास्तविक अहिंसा नहीं थी कि राज्य को समाप्त कर दे। और जो अशोक ने मिशन भेजे, मैंने लिखाया नहीं, अशोक के 12 मिशन गए हैं। जो लोग गए वो क्या करें? अशोक के बौद्ध धर्म का, अशोक के सिद्धांतों का, अशोक की सदाशयता का विस्तार कर रहे हैं। तो लोगों को धम्म से जीतो, लोगों को सदाशयता से जीतो, लोगों को मानसिक नैतिक रूप से जीतो। तो इसीलिए अशोक का जो बौद्ध धर्म विश्वास था उसके नैतिक पक्ष पर था, उसके दार्शनिक पक्ष पे नहीं था। क्लियर हुआ? जी सर।
सर ये अशोक की जो अहिंसा की नीति थी, क्या मौर्य साम्राज्य के पतन में उत्तरदायी नहीं थी? अभी मैंने आंसर किया, तुरंत ही किया अभी मैंने। अशोक की अहिंसा एक अवास्तविक अहिंसा नहीं थी कि उसने सेनाओं को समाप्त कर दिया हो। सेनाएं थी। मौर्य साम्राज्य के पतन में संस्थाओं के क्षरण का योगदान है, अशोक का नहीं है। ये आपके मेंस में नहीं आया इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। जी सर जी। अगर आप फ्री का टाइम देखो, इसको पूरा लेक्चर लिया हुआ है इस पे, अगर आप याद करो तो। देखिए हम लोग मेंस में फोकस पढ़ते हैं, दाएं बाएं भागेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग फोकस पढ़ते हैं, क्वेश्चन से पढ़ते हैं। तो अगर हमने आपको 100-200 क्वेश्चन करा दिए जिसकी संभावनाएं दिख रही मुझको, तो आपका 2021 का मेंस तो आप लोग लिख नहीं रहे हो, तो 2022 के मेंस में आप लोगों को बहुत फायदा होगा। और कोई? तो आज बंद करें? सर आज के लिए कुछ प्रश्न दे दीजिए जो सिंपल हो, जैसे कल दिए थे आपने। हाँ, यस। एक मिनट, मैंने शायद प्रश्न बनाए हैं, एक मिनट देखता हूं मैं। एक मिनट, मेरे प्रश्न शायद कहीं लिखे हुए हैं, अगर मैं ऑफिस में छोड़ नहीं दिया हूँ तो। देखिए जो मौर्य साम्राज्य का पतन है, देखिए चीज तो क्या है कि जो मौर्य, थोड़ा सा जो प्रशांत ने सवाल खड़ा किया कि मौर्य साम्राज्य का पतन क्या अशोक की नीतियों के कारण हुआ है, तो पहला एक सवाल क्या देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक की नीतियां क्या जिम्मेदार थी? सर एक क्वेश्चन था सर। बोलो सर निबंध में एक क्वेश्चन आया था सर कि भारत की विदेश नीति शांति और समानता के सिद्धांत पर आधारित है। सर इसमें फिर से सवाल रिपीट करो। भारत की विदेश नीति शांति और समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो जिसमें क्या दिक्कत है आपको? सर इसी मतलब सर ये अशोक की एकदम यूज करोगे, 100% यूज करोगे। तो देखिए बुनियादी सिद्धांतों पर अशोक ने सबसे ज्यादा बल सहिष्णुता पर दिया। तो अशोक के हिसाब से सहिष्णुता क्या थी? स्वयं व्यक्तियों की सहिष्णुता और विचारों, व्यक्ति और विचार। तो अशोक ने अपने विचारों में सबसे ज्यादा बल अहिंसा पे नहीं दिया, सबसे ज्यादा बल किस पे दिया? सहिष्णुता पर दिया। और अशोक ने जो सहिष्णुता पर विचार दिया उसमें जो धम्म का बुनियादी सिद्धांत था, तो अहिंसा का तात्पर्य क्या था? अब अशोक की अहिंसा था क्या? अशोक की अहिंसा थी क्या? What was the non-violence of the Ashoka? अशोक की अहिंसा क्या थी? अशोक की अहिंसा का तात्पर्य सिर्फ यह था, युद्ध तथा हिंसा द्वारा विजय प्राप्ति का त्याग और जीव हत्या का निरोध। वह पूर्ण हिंसा के लिए आग्रहशील नहीं था, पूर्ण अहिंसा के लिए आग्रहशील नहीं था। मेरे ख्याल से जो प्रशांत का सवाल था जवाब मिल जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आई एम रिपीटिंग अगेन, कि अशोक ने बुनियादी मुद्दों पर सबसे ज्यादा बल सहिष्णुता पर दिया। और अशोक का जो अहिंसा था वो धम्म का बुनियादी सिद्धांत तो था, लेकिन अशोक की अहिंसा थी क्या? हिंसा तथा विजय प्राप्ति का त्याग और जीव हत्या का विरोध। वह पूर्ण अहिंसा के लिए आग्रहशील नहीं था। वह मानता था कि ऐसे अवसर आएंगे जब हिंसा अपरिहार्य है। ये भी आप ऐड कर लीजिएगा अशोक की अहिंसा में, यू एड इट। ऐसे अवसर आएंगे when the violence is inevitable, जब अहिंसा अपरिहार्य होगी। उन्होंने कहा कि जो वन्य जीव आदिवासी, और वह मानता था, जो उसका उदाहरण क्या है, वन्य आदिवासियों के जब वन्य आदिवासियों के उत्पीड़न का मामला आया तो उसने हिंसा को अपरिहार्य माना।
तो जो अशोक मानता था कि युद्ध से जो उत्पन्न होने वाली जो शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं हैं वह उसको बहुत परेशान करती है और वह उससे परेशान होकर उससे विरत होने लगा। वह हमेशा यह भी कहता है उसके उत्तराधिकारी शक्ति के बल पर विजय प्राप्त न करे तो बेहतर होगा। तो बेहतर होगा शब्द क्या है? बेहतर होगा। इस शब्द पे ध्यान दीजिए, यही शब्द आप लिखिएगा। वह चाहता था, he was following the policy that his successor should not encourage in the war. It is better if they not win by a war. लेकिन यदि उन्हें ऐसा करना पड़े तो युद्ध का संचालन सहृदयता से करें। तो यह क्या बोल रहा है? अशोक की हिंसा अवास्तविक हिंसा नहीं थी। क्लियर हो गया या नो? जी सर। मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन अब नहीं रह गया होगा। और अशोक ने जो भी कार्य किए उसमें आज के नागरिकों के कल्याण के सारे काम शामिल थे। तो जैसे हमारी जो अगर जो आप देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को आप अशोक से तुलना करिए, आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। वृक्ष लगाइए, बगीचे लगाइए, कुएं खुदवाइए, विश्राम गृह बनवाइए, प्याऊ लगवाइए, एक धम्म का पालन करिए। क्या है? वो वही कार्य है जो आज हमारे सारे के सारे शासक इसमें सब किया करते हैं। तो अशोक का जो धम्म है और अशोक की जो फिलॉसफी है वह अशोक की फिलॉसफी इस बात को कहती है कि किस तरह से अशोक ये चाहता था कि साम्राज्य में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। जो अशोक ने अनुष्ठानों का विरोध किया, उन अनुष्ठानों के विरोध में सिर्फ धार्मिक कारण ही नहीं थे, वह उसके ऊपर हो रहे अपव्यय से भी चिंतित था और वह चाहता था कि कम से कम पैसा खर्च हो और बेहतर जीवन लोगों को प्राप्त हो। सवाल आप लिखिए, क्वेश्चन। पहले इंग्लिश कर देते हैं फिर हिंदी कर देते हैं। The architectural sources of Ashoka is speaking a volume about the benevolence, ahimsa, and foreign policy of the Ashoka. Please elucidate on the basis of various major rock edicts of Ashoka. ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर यह समझाने की कोशिश करें कि अशोक ने अहिंसा, सहृदयता और एक बेहतर संबंध के लिए कार्य किया है। दीर्घ शिलालेख के आधार पर अशोक की नीति की विवेचना करें। लिख लिया? सर प्लीज रिपीट क्वेश्चन। हिंदी और इंग्लिश? सर हिंदी। हाँ हिंदी। ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर अशोक की अहिंसा, सदाशयता और विदेश संबंधों की विवेचना करें। उसके दीर्घ शिलालेख के आधार पर अशोक की नीतियों में आए परिवर्तन की व्याख्या करें। आप अशोक के सारे शिलालेख पर दो दो लाइन लिखें। पहला दीर्घ शिलालेख, फर्स्ट रॉक एडिक्ट। पशु नहीं मारे जाएंगे। सेकेंड रॉक एडिक्ट, मनुष्यों के लिए चिकित्सा, पशुओं के लिए चिकित्सा,
मार्गों में कुएं खुदवाए जाएंगे। थर्ड रॉक एडिक्ट, हमारे अधिकारी प्रति 5वें वर्ष दौरा करें, प्रजा को धर्म की शिक्षा दें, लोग अपने माता पिता की आज्ञा माने, जीवों को न मारना अच्छा है, थोड़ा ही व्यय और थोड़ा ही संचय अच्छा है। फोर्थ, भेरी घोष धम्म घोष में बदल गया है। फिफ्थ, अभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्त की। ये सब धम्म की स्थापना और कल्याण के लिए नियुक्त किए गए। सिक्स्थ, इतना स्लो अगर आपकी राइटिंग है आपका नहीं हो पाएगा पेपर पूरा, बता रहा हूं आपको। मैं शुरू से बोल रहा हूं राइटिंग स्पीड ठीक करो, नहीं तो नहीं होगा सिलेक्शन। अभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्त की, धम्म की स्थापना, अभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्त की। ये सब धम्म की स्थापना, धम्म की वृद्धि और लोगों के कल्याण के लिए नियुक्त किए गए। सिक्स्थ, मैं चाहे जहां रहूं मुझे प्रजा का हाल बताया जाए, सारे संसार का कल्याण मेरा कर्तव्य है। सेवेंथ, सब संप्रदायों के लोग सब जगह निवास कर सकें। एट्थ, पहले राजा विहार यात्राओं पे जाते थे, शिकार और आमोद प्रमोद में व्यस्त होते थे। प्रियदर्शी ने अभिषेक के 10 वर्ष बाद बोधि वृक्ष की यात्रा की। नाइन्थ, धम्म का मंगलाचार हो। इसमें दासों और सेवकों के प्रति शिष्ट व्यवहार हो। 10th, देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी जो भी करते हैं परलोक के लिए करते हैं, जिससे सब बुरी प्रवृत्तियों से मुक्ति पा सकें। लेकिन यह घोर उद्योग और त्याग के बिना कठिन है। 11th, कोई ऐसा दान नहीं है जैसा धम्म का दान। 12th, सब संप्रदायों का सम्मान हो। दूसरे संप्रदाय का अपकार अपने संप्रदाय का नुकसान है। 13th,
अभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग विजय, धम्म की कामना, देवताओं के प्रिय अपने राज्य की जंगली जनजातियों को भी संतुष्ट रखते हैं, लेकिन वह उन्हें चेतावनी देते हैं कि पश्चाताप के बावजूद उनमें शक्ति है, और वह उन लोगों से कहते हैं कि वे लज्जित हों जिससे उन्हें मृत्युदंड न दिया जाए। धम्म विजय असली विजय है। इतना मतलब सफिशिएंट है। मुझे नहीं लगता कि अशोक पर कोई सवाल आएगा, आप नहीं कर पाएंगे, आप करेंगे और शायद बहुत ही बेहतर ढंग से करेंगे। जो वॉलंटियर्स हैं उनसे मैं कहूंगा कि जो आप ऐप में इसको लोड करें, तो ये जो अशोक का जो ये 14 लिखा है उसको साथ अटैच कर दीजिएगा। आप लोग जो पीडीएफ बनाते हैं उसको कर दीजिएगा। अंकिता, ये ऑप्शनल में आवे, जीएस में आवे, इंटरव्यू में, सबके लिए है ये। आपके जीएस और ऑप्शनल में कोई डिफरेंस नहीं है, बस फर्क क्या है, जीएस का जो सिलेबस है ऑप्शनल से छोटा है। तो जितना पोर्शन मैं पढ़ाता हूं वह पोर्शन हर जगह के लिए रामबाण है। जो लोग ऑप्शनल में किताब नहीं पढ़ते हैं, इतिहास की, पॉलिटी की, इंटरनेशनल रिलेशन की, वो सारी किताबें हम लोग पढ़ते हैं जीएस के लिए। अपनी सोच क्या है कि आप सवाल को समझो और सवाल समझने के बाद कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा लिखो। तो एक अच्छा कंटेंट लिखाने की कोशिश हम लोग करते हैं आपसे। कोई और सवाल है? सर अशोक ने जितना काम बुद्धिज्म के लिए किया है, थोड़ा बहुत कुछ उन्होंने जैनिज्म के लिए भी किया है। तो क्या जब भी अशोक के बारे में लिखते हुए क्या 1-2 लाइन उसको भी मेंशन किया जा सकता है, या टोटली ये मैंने आपको जिक्र किया ना कि अशोक सब धर्मों के लिए समान था। उसने आजीवक संप्रदाय के लिए बाराभर में उसने एक गुफा दान दी है। जो अशोक का मैंने ये शिलालेख जो रॉक एडिक्ट 13 कौन सा था, जो 12th रॉक एडिक्ट जो है उसका आप जिक्र करते हैं, काम आपका हो जाएगा। अशोक पर अगर सवाल आएगा तो जैन, आजीवक और कहते हैं हिंदू धर्म से नहीं आएगा, बुद्ध धर्म से ही आएगा। एक सवाल और आता है अशोक का बौद्ध धर्म, अशोक का धम्म। मैंने उसको नहीं पढ़ाया, मुझे लगता है आपके काम का नहीं होगा, वो सिलेबस में वो नहीं आ रहा था, लेकिन जो हिस्ट्री ऑप्शन वाले हैं उनके लिए आ सकता है। ये कहेंगे तो अभी पढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं है। शायद मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया हुआ है जब मैं क्लास प्रीलिम्स का लेके। तो अगर आप क्वेश्चन को देखिए तो जो क्वेश्चन आपका आएगा जैन से, आजीवक से, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं 2 एग्जाम्पल देके, 12th रॉक एडिक्ट और जो बाराबर गुफाओं में अशोक ने आजीवन को दान दी। एक्सप्लेन करता है कि अशोक का सब धर्मों के प्रति समान अनुराग था, समान लगाव था। बुद्ध होने के बावजूद भी वह संकीर्ण नहीं था। ओके सर, थैंक यू सर। ये जो आप अंकिता सवाल कर रही हैं, ये अशोक के जो धम्म का सिद्धांत है, उस धम्म के सिद्धांत में ये कहा जाता है कि जो अशोक का धम्म था, वह अशोक का धम्म एक परिस्थितियों की उपज था। तो अशोक का धम्म एक राजनीतिक कृत्य था कि अशोक का धम्म किस तरह आया। तो अशोक धम्म के बारे में बोलते हैं कि जो उस समय परिस्थितियां बन रही थी, जो एक नया वर्ग समाज में उदय हो रहा था, तो उस समाज की जो वणिक समुदाय था, जो नगर उत्पन्न हो रहे थे, शिल्प श्रेणियों की शक्ति का विकास हो रहा था, तो उस समय की जो केंद्रीकृत राजनीतिक जो प्रणाली थी, उस प्रणाली में धम्म एक तरह का एक सलूशन था, एक समाधान था।
तो मौर्य साम्राज्य ने एक ऐसे दृष्टिकोण को विकसित करने का प्रयास किया जो विरोधी मतों के बीच एक सामंजस्य की स्थापना कर सके। तो जो अशोक का जो धम्म था, अशोक का जो बौद्ध धर्म, दोनों कंफ्यूज करिए, तो अशोक का जो धम्म था, अशोक का धम्म एक समन्वयवादी दृष्टिकोण से प्रेरित था। वह बुनियादी प्रश्नों पर एक समाधान चाहता था। तो वह एक ऐसे समन्वय की तरफ बढ़ रहा था कि धम्म के नाम पर एक समन्वय बन सके। मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब हो गया, समझ आया अंकिता? ये और सवाल? आप लोग इस चैट में लोगों को शामिल करें, लेकिन मैं आपसे जरूर अनुरोध करूंगा कि आप लोगों को संभाल के शामिल करें। थोड़ा क्लास का डिकोरम बना रहे, लोग क्लास को समझें, लोग क्लास को डिस्टर्ब ना करें, माइक ऑन ऑफ करना सीखें। लेट अस एस्टेब्लिश ए क्लासरूम। देखिए 10,000 लोगों को नहीं पढ़ाया जा सकता, न 10,000 लोग पढ़ सकते हैं, न पढ़ना चाहते हैं, न पढ़ाया जा सकता है। हमेशा जो एक क्वालिटी एजुकेशन है वो सिलेक्टेड लॉट को ही दी जा सकती है। इस तरह का रिसर्च, इस स्टैंडर्ड की पढ़ाई हर आदमी के बस की नहीं होती है। तो इसलिए आप शामिल करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम तो पढ़ाने ही आए हैं, हमको तो और कोई पर्पस नहीं है। तो जरा आप संभाल के शामिल करें। जो अपने 5, 7, 8 वॉलंटियर हैं जो यहाँ शामिल करते हैं, आप जिसको नेम रिकमेंड करते हैं, या ध्यान रखिए इसका लिंक शेयर मत करिए किसी से। किसी को आपको शामिल करना, आप शामिल कर लिए, इसका लिंक मत शेयर करिए किसी से, उससे नुकसान आपका ही होगा। हर दिन क्लास 10 मिनट खराब हो जाती है 5 मिनट इस चक्कर में लोगों ने माइक ऑन कर दिया है, लोग क्या है बात कर रहे हैं। दूसरा, आप लोग क्लास वहां से करिए अगर पॉसिबल है जहां कोई ना हो। नहीं, कई बार आपकी माँ आ जाती हैं, आपके भाई आ जाते हैं, छोटी बहनें आ जाती हैं, तो क्लास को डिस्टर्ब कर देती हैं। अटेंडेंस आप लोग अच्छी रहती है, आप लोग 90-100 के आसपास रहते हो, ठीक है। 10-11 के चैट में 100 लोगों के आसपास अटेंडेंस एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10-5 लोगों के पास प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, हम अटेंडेंस इंश्योर क्यों करते हैं? देखिए हर क्लास इंटरलिंक है। अगर आप मान लो मैं कल फिर अशोक पढ़ाऊं, फॉर एग्जाम्पल, कुछ मुझे आज रात में मिल जाए, मैं कल फिर पढ़ा दूं अशोक, तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज की क्लास आपके पास है ही नहीं, आप कैसे समझोगे? तो विल सी यू अगेन टुमारो, टेक केयर, गुड डे।